और एक बार फिर से मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ और आज हम थ्योरी करेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड टॉपिक होगा, इसके बारे में बहुत विस्तार में बात करेंगे। सबसे पहले आज दिवाली बहुत करीब है, तो करीब है, आज ही दिवाली है। ओके, तो ये वी हैव ऑफर फॉर यू और इसके बारे में पहले बात करेंगे थोड़ा सा, फिर थ्योरी पे आते हैं और फिर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, थ्योरी भी डिटेल में करेंगे। ऑलराइट, पहले तो यू कैन गेट ऑफर, दिस इज 75% ऑफ। ये ऑफर है विच गिव्स यू 75% ऑफ और इसके लिए आप दिवाली 75 कूपन कोड जब लगाएंगे तो यू विल गेट दिस ऑफ। और दिवाली DIWALI स्पेलिंग सही से लगाना 75। और एग्जाम्पल के कोर्सेज पे आपको 75% का ऑफ मिल जाएगा। ये बहुत बेसिक जानकारी शुरुआत में थी। अब हम टॉपिक पे आते हैं बिना समय को गवाए। ऑल राइट, तो हम केमिस्ट्री पे आ चुके हैं। केमिस्ट्री में जो टॉपिक आज हम कवर कर रहे हैं वो होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है और बहुत सारी नई नई चीजें हैं जिसके बारे में आप जानने वाले हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग तैयार होंगे, पेन और कॉपी आपने ले ली होगी। जो भी चीजें आप अभी तक लिख रहे हैं, जो भी चीजें अभी तक आपने नई नई देखने को मिलेगी, जो जो चीजें आपको नई नई देखने को मिलेगी, उन सभी चीजों को आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, या फिर एक और चीज हो सकता है कि मैं स्क्रीन के साइड में जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में उस चीज को लिख लो, लेकिन लिख जरूर लेना क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज के क्लास में आपको पहली बार जानने को मिलेगा। चलिए भाई, तो भूमिका बहुत बांध ली मैंने, टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या है कार्बन, क्या है कंपाउंड, क्यों इसके बारे में पढ़ रहे हैं, कार्बन के बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं? मतलब हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में जाना। ठीक है, पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, सारे एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट है, सबको जान रहे हैं कि हाँ ये ऐसे हुआ वैसे हुआ, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया, मेंडलीव आए, मोस्टली आए, बहुत सारी चीजें हमने जानी। ठीक है, तो ठीक है, सारा पीरियोडिक टेबल तो एक ओवरव्यू जान लिया कि एस ब्लॉक ये होता है, पी ब्लॉक ये होता है, डी ब्लॉक ये और एफ ब्लॉक ये, यही जाना। ठीक है, बहुत से बहुत तो 20 तक के या 30 तक के एटॉमिक नंबर याद कर लिए हमने। कार्बन में ऐसा क्या खास है, क्यों कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में अलग से कार्बन को निकाल कर हम पढ़ रहे हैं, मतलब उसके लिए चैप्टर बना दिया। ऐसा हुआ है कि आइए हम पढ़ते हैं सल्फर एंड इट्स कंपाउंड, ऐसा कभी हुआ? फास्फोरस एंड इट्स कंपाउंड, ऐसा कभी हुआ? आपने इससे पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ाई की होगी, कभी ऐसा देखा है कोई आपको बोल रहा है कि आइए हम आपको आर्गन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ाते हैं, ऐसा कभी सुना? मे बी नॉट, नहीं सुना। कार्बन के बारे में ही क्यों, इसके बारे में आज इस चैप्टर में आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, और शुरुआत में आपको कुछ कहानियां भी जानने को मिलेंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, मतलब कि कार्बन के बारे में जानने से पहले, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज दिस वाइटल फोर्स थ्योरी, व्हाट इज दिस वाइटल फोर्स थ्योरी, और ये महापुरुष कौन है। वाइटल फोर्स थ्योरी या फिर थ्योरी ऑफ वाइटैलिटी भी कहते हैं इसको। व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, अब उसके बारे में बात करते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो इन महाशय ने दी और इनका नाम है बर्जीलियस। ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने ये थ्योरी दी, तो पहले इनका नाम जानिए, बर्जीलियस। ठीक है, तो ये बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट बहुत फेमस, बहुत सारे बड़े बड़े काम में इनका कंट्रीब्यूशन, बहुत सारे एलिमेंट्स के खोज में इनका कंट्रीब्यूशन, और ये एक नामी साइंटिस्ट, मतलब अपने समय के नामचीन साइंटिस्ट में से एक बर्जीलियस। इन्होंने एक थ्योरी दी जिनका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी या फिर थ्योरी ऑफ वाइटैलिटी। इसको हिंदी में जैव शक्ति सिद्धांत भी कहते हैं। क्या है जैव शक्ति सिद्धांत, अब उसको जानिए। पहले इन्होंने कहा, बर्जीलियस साहब ने कहा कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किसी भी जगह नहीं बना सकते, मतलब किसी भी लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी भी लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। देखिए भाई, ये वाइटल फोर्स मतलब कोई दैवीय शक्ति की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा कोई शक्ति है, ऐसा कोई चीज है जो जो इट्स नॉट द कंट्रोल, इट्स नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंसान की शक्तियों से बाहर है। ये कोई दैवीय शक्ति है जो कुछ उन चीजों को बनाता है। किन चीजों को? ऑर्गेनिक। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको कि हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, ऐसा इन्होंने कहा। मतलब कोई भी लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता, मतलब कहाँ बनेगा फिर? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होंगे जो कहीं ना कहीं लिविंग बीइंग से आ रहा होगा, इंसानों से आए, जानवर से आए। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में नहीं बन सकता, ये
बर्जीलियस जी ने कहा। अब चूंकि मैंने पहले बताया आपको कि ये एक नामचीन साइंटिस्ट थे, इनका अच्छा खासा नाम था, अच्छा कंट्रीब्यूशन भी रहा है केमिस्ट्री में, तो इनकी बात को टालना वाज नॉट इजी। ठीक है, इन्होंने कहा तो मतलब कहा, सही कहा होगा, गलत नहीं कहा होगा, है ना, ऐसा लोग मानते भी थे। बहुत हद तक सही भी बात है कि इनका अलग अलग जगह पे इतना सारा कंट्रीब्यूशन रहा है केमिस्ट्री में कि भाई इनकी बात को टालना वाज नॉट वेरी गुड आइडिया। ठीक है, लेकिन समथिंग हैपेंड इन हिज ओन लेबोरेटरी। इनके कुछ स्टूडेंट्स थे, इतने बड़े साइंटिस्ट थे, इनके कुछ स्टूडेंट्स भी हुआ करते थे। इनके एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था वोलर। आपको उनकी बारे में आप बताते हैं। वोलर, वोलर नाम के इनके एक स्टूडेंट हुआ करते थे। थोड़ी सी कहानी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा मजा आएगा। देखिए, तो वोलर नाम के जो साइंटिस्ट है, इन्होंने इनको बर्जीलियस की जो थ्योरी थी, जो वाइटल फोर्स थ्योरी जिसको कह रहे हैं, जिसमें कि ये कहा गया कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बनाया जा सकता इन लेबोरेटरी, इन्होंने सोचा कि क्या सच में नहीं बना सकते। इन्होंने इनके ही स्टूडेंट ने एक कंपाउंड बनाया जिसको आज हम यूरिया के नाम से जानते हैं, लेबोरेटरी में ही बनाई। इन्हीं के साइंटिस्ट ने, इन्हीं के स्टूडेंट ने, इन्हीं के लेबोरेटरी में एक कंपाउंड बनाया जिसको ये यूरिया कह रहे हैं, और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यू ऑल नो दैट। इनके रहते, जब इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दी, इनके रहते ही ये थ्योरी, इतनी बड़ी थ्योरी जिसमें ये कह दिया कि बन ही नहीं सकता, ये दैवीय शक्ति है, वो पूरी की पूरी थ्योरी इनके रहते ही, इनके जीवन काल में ही, इनके ही साइंटिस्ट ने, इनके ही लेबोरेटरी में एक कंपाउंड बनाया, दैट इज कॉल्ड यूरिया। जब यूरिया कंपाउंड बन के रेडी हुआ, तो भाई बोलर साहब को भी लग रहा होगा कि मतलब अपने ही गुरु को गलत साबित कर रहे हैं। तो भाई पहले एक दो अपने कलीग से दिखाया उन्होंने कि भाई देख भाई सही है, हाँ सही लग रहा है। दो चार पाँच 10 लोगों से दिखाया, सही है। फिर ये पहुंचे बर्जीलियस साहब के पास कि सर हमने ऐसा ऐसा किया है, आप देखिए जरा। इनको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ये फर्म बिलीफ था इनका, इन्होंने थ्योरी दी है ना, इनका तो फर्म बिलीफ है कि नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर उन्होंने चेक किया, सही है यार। फिर से चेक किया, फिर से लगा सही है यार, फिर से बन गया। उनको लगा गलती से कुछ हो गया, मतलब फिर से बन गया। फिर लेटर ऑन उनको मानना पड़ गया कि यस, कंपाउंड्स बन सकते हैं। सबसे पहला जो कंपाउंड बना, जो वोलर साहब ने बनाया, जिसको कि मैं यूरिया कह रहा हूँ, वो क्या था, दिस इज यूरिया। ठीक है, तो ये है वो जो पहला कंपाउंड। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि यूरिया जो है वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लेबोरेटरी में बनाया गया। अब पता है, एम्पल नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो बनते हैं, लेबोरेटरी में बन रहे हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइटल फोर्स के कारण ही बनेगा, या फिर कोई लिविंग बीइंग बनाएगा उसको, लिविंग बीइंग प्रोड्यूस करेगा उसको, देयर इज नथिंग लाइक दैट। बात समझ में आ गई? तो अभी यहाँ पे एक बात बताता हूँ कि हम कार्बन के बारे में ही खास तौर पे क्यों पढ़ रहे हैं, मुख्य तौर पे कार्बन के बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। इट मेक्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, देखिए इसको, इस बात को लिख ले, इस बात को, इट मेक्स, इट बोले तो कार्बन, ठीक है, इट मेक्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब समझ में आ गई बात? मतलब पीरियोडिक टेबल में, मतलब पीरियोडिक टेबल पे बैठ के नहीं, ये कहने का ये मतलब है कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है टोटल, 118। 118, ठीक है। तो उस सारे 118 एलिमेंट्स में से सबसे ज्यादा अगर कोई कंपाउंड बनाता है तो वो कार्बन ही। ये एक रीजन है। कार्बन की डेटोनेशन पावर बहुत अच्छी है। आगे आपको बताएंगे, कार्बन के बारे में बहुत सारी डिटेल आपको देंगे। ठीक है, तो यही एक कारण है, यही बहुत सारे कारण, यही एक नहीं, यही बहुत सारे कारण है कार्बन के बारे में डिटेल पढ़ने के। ठीक है, कार्बन के बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक तो बात मैं बता दूं आपको कि आप कहीं पर भी हैं, आपके आसपास कार्बन है, आपके आसपास कार्बन है इन एनी फॉर्म। कोई भी चीज अगर जल रही है तो उसमें पक्का कार्बन होगा। कोई भी चीज अगर जल रही है तो उसमें पक्का कार्बन होगा। अगर दिल जल रहा है तो शायद इसमें भी हो। वेल, जोक सपाट, आगे बढ़ते हैं।
और वाइटल फोर्स थ्योरी के बाद हम जानते हैं कि कार्बन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कार्बन के बारे में आपको जानने को मिलेगा। ये है वो कार्बन जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि अब कार्बन के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो पूरा डिटेल आपको जानना आवश्यक है। चलिए, तो बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म डिटेल्स के साथ मैं आपको फटाफट से अवगत कराता हूँ। और ओके, सबसे पहले हम बहुत बेसिक बेसिक बातें कर लेते हैं, बहुत बेसिक बेसिक बातें। ये इसमें से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको रटा रटा है पहले से, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, ये वाला बुलेट यूज करते हैं, ठीक है। पहला क्या है कि इसका अगर मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। सीरीज आपको कम से कम मैंने बताया था कि 30 तक याद रखनी है, हर हाथ मार के 20 तक तो याद रखनी है, उससे कम तो नहीं चलेगा। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन छठे नंबर पे आता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। इसके बाद आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है। तो मैं आपको बता दूं एटॉमिक मास 12, ठीक है। 6 ऐसा एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 होंगे, है ना। और एटॉमिक मास जो है वो 12 है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 12 होंगे। तो इस हिसाब से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हुए, 6 हुए, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो भाई, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, एटॉमिक नंबर आपको मैंने बता दिया 6 है, और एटॉमिक मास जो है वो 12 है। अब आपसे पूछता है कि ये पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में आता है। देयर आर 18 ग्रुप्स, आप जानते हैं 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स हैं। तो किस ग्रुप में आता है ये आपको बताना है। तो आप इस बात को लिखिए, बिलोंग्स टू ग्रुप 14, belongs to group 14 of modern periodic table, ठीक है। पीरियोडिक टेबल को मैं पीटी लिख देता हूँ, समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो ये 14th ग्रुप में लाई करता है, 14th ग्रुप में लाई करता है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछता है कि देखो, ये भी तो पूछ सकता है कि किस ब्लॉक में पाया जाता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक, किस ग्रुप में पाया जाता है, किस ब्लॉक में पाया जाता है। तो किस ब्लॉक में पाया जाएगा, बिलोंग्स टू, देखो कोई भी एक तो एक रफ स्ट्रक्चर मन में होना चाहिए पीरियोडिक टेबल का, जो मैं कई बार बनाता भी हूँ यहाँ पे, कि ऐसा आप देखते होंगे कि ऐसे करके मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत हद तक याद है, ठीक है, बहुत हद तक मुझे ये याद है, इसलिए मैं ये स्ट्रक्चर इस तरह से बना लेता हूँ। तो बिल्कुल बिल्कुल, जब हालत बिल्कुल खराब हो जाए, कुछ भी ना समझ में आते, इतना तो समझ में आना चाहिए कि यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हीलियम, लिथियम बेरिलियम, लिथियम बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। आप इतना याद रख लो, एक बात बस याद अगर रख लो, ये एक बात अगर याद रख लो कि डी ब्लॉक जो है वो 20 के बाद स्टार्ट होता है। एक लाइन है, बार बार यूज होता है, डी ब्लॉक 20 के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इट बिलोंग्स टू कहां पे आता, पी ब्लॉक, ठीक है। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये आपको पता चल गया। 14th ग्रुप है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये आपको पता चल गया, ठीक है। वैसे ये पी ब्लॉक, ठीक है, चलो पी ब्लॉक से बिलोंग करता है, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बारे में और जानकारी, जानकारी और क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, ठीक है। चलो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, क्या होगा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप लिख सकते हैं, देखिए मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कार्बन का होगा वो होगा, यहाँ पे लिख दूँ, हाँ ठीक है, 1s2, 6 तो है, टोटल 6 ही तो है, उसको तो अरेंज करना है, ठीक है। तो 1s2, 2s2 और 2p2, बात समझ में आ गई। 1s2, 2s2 और 2p2, यही है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत आसान है, 6 ही है, ठीक है। एटॉमिक नंबर जब 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन ही है, ये दिख भी रहा आपको, अरेंज इस प्रकार से है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहले सेल की अगर हम बात करें, अच्छा आउटर मोस्ट सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन, अगर आपसे ये पूछता है कि आउटर मोस्ट सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4,
अच्छा ये फोटो में नहीं दिख रहा, जो पहला शेल है उसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना, अरे के एल एम एन होता है ना। तो आप जानते हैं कि के में जो है मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, तो मैक्सिमम 2 है, ये पहला सेल यही है। उसके बाद वाला जो सेल है एल सेल, वही तो आउटर मोस्ट सेल हुआ। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, वही यहाँ दिख रहा है। ठीक है, ये सेल दर्शा रहा है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो वैलेंसी कितनी है, आपको यही बताना है कि वैलेंसी कितनी है। देखिए भाई, वैलेंसी कितना हो जाएगा इसकी, 4 हो जाएगी। अब ये 4 वैलेंसी जो है, जो 4 वैलेंसी आई, यही जी का जंजाल है। जी का जंजाल है मतलब इतना ज्यादा जो कंपाउंड बनता है कार्बन का, इतना ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड जो बनता है, उसका कारण ही यही है, इसकी वैलेंसी 4। ठीक है, इसकी वैलेंसी 4 है, कैटेनेशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, इसकी कैटेनेशन पावर जो है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। कितना स्ट्रांग होती है मैं आपको दिखाता हूँ। एक साथ कितने कार्बन जो है जुड़ सकते हैं, एक कंपाउंड है 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने कार्बन एक साथ एक चेन में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, हाइड्रोजन, यहाँ आएगा हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इतना ज्यादा बना सके। ठीक है, अच्छा ये विजिबल है या नहीं है, विजिबल आई गेस नहीं है। रेड कर दूं, रेड से शायद दिख जाए आपको, चलो रेड कर देते हैं फिलहाल के लिए। हाँ रेड दिख जाएगा। ठीक है, तो कार्बन जो है एक साथ इतना ज्यादा लिंकिंग कर सकता है, और यही लिंकिंग प्रॉपर्टी है जिसको हम कैटेनेशन कहते हैं। ठीक है, और इतना ज्यादा कंपाउंड बना सकता है। तो आप देखो कि कितने ज्यादा हाइड्रोजन कार्बन एक साथ जुड़ सकते हैं। एक साथ आपको इसमें कितने हाइड्रोजन कार्बन दिख रहे हैं, एक साथ आपको 8 कार्बन दिख रहे हैं। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो एक साथ इतनी ज्यादा मात्रा में चेन बना सके। ठीक है, चलिए भाई, तो इसमें आपको तो बताना है पहली बात कि ये फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूँ वो है क्या। देखो कितना सारा एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि C8, और हाइड्रोजन कितना है, 8 दूनी 16 2 18, H18। आई बात समझ में। कैटेनेशन पावर मैं बता रहा हूँ कि कितना ज्यादा कैटेनेशन पावर है इसमें, ऑक्टेन तक बन सकता है इसमें। ठीक है, आगे पढ़ेंगे आप आगे पढ़ेंगे कि मिथ इथ प्रोप ब्यूट कैसे कैसे नाम वगैरह देते हैं, वो सारी चीजें आगे बताएंगे। फिलहाल मैं बस ये बता रहा था कि इसका कितना ज्यादा कैटेनेशन पावर है, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैटेनेशन पावर है। ठीक है, आगे हम इस टॉपिक में आगे एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम पढ़ रहे हैं कार्बन के बारे में। तो कार्बन के बारे में मैंने जो बहुत सारी बातें बताई, उसमें से एक बात और ये याद रखिएगा कि एक तो ये बात रखना याद कि दिस इज अ नॉन मेटल। ठीक है, ये एक क्या है, एक तो नॉन मेटल है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, कार्बन एक नॉन मेटल है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 12 है, ये 14th ग्रुप से बिलोंग करता है, पी ब्लॉक का है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है, वैलेंसी 4 होती है। ये बहुत बेसिक वो जानकारियां थी जो मैंने आपको दी। ठीक है, अब आगे बढ़ने की बारी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट आर द इलेक्ट्रोड्स ऑफ कार्बन, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है, यहाँ तक कोई समस्या है क्या। अच्छा अगर आपसे ये पूछे कि कार्बन के बाद कौन है जिसका कैटेनेशन पावर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आफ्टर कार्बन कौन है जिसका कैटेनेशन पावर स्ट्रॉन्ग है, तो क्या बताओगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टार बना के, सिलिकॉन हैज मोस्ट कैटेनेशन पावर आफ्टर, ये बात ध्यान से, जो भी होगा कार्बन के बाद ही होगा, आफ्टर, बात समझ में आ गई। कार्बन के बाद, ये बात बहुत ध्यान देने वाली बात है कि कार्बन के बाद अगर कोई है तो वो सिलिकॉन है। दूसरे नंबर पे अगर बोला
सेकेंड नंबर पे अगर पूछता है तो वो सिलिकॉन। ठीक है, आगे बढ़े, बढ़ जा जा। देखो भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है भाई। तो कार्बन के कौन कौन से एलोट्रॉप्स हैं उसके बारे में बात करें। सबसे पहले तो ये समझिए कि एलोट्रॉप जो है उसमें होगा क्या। एक ही कंपाउंड के अलग अलग फॉर्म में पाए जाने वाले कंपाउंड को हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। इसकी जो खास बात है वो आपको याद रखनी चाहिए, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये कि केमिकल प्रॉपर्टी, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ये कि केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी इनमें से कौन है जो सेम रहेगा। केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, तो केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन्स सेम, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन्स सेम, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी विल चेंज। ठीक है, तो इस बात को भी आप नोट डाउन कर लें कि फिजिकल प्रॉपर्टी विल चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टी विल बी डिफरेंट। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पढ़ क्या रहे हैं, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। और एलोट्रोप है क्या, एक ही कंपाउंड के, एक ही कार्बन, एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म है जिसमें कि केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम एंड फिजिकल प्रॉपर्टी विल बी डिफरेंट। इन कंपाउंड्स के जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, जो एलोट्रोप्स हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो तो सेम होंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी विल बी डिफरेंट। ये एक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको दी। अब एक एक करके सभी एलोट्रोप्स के बारे में बात करते हैं। जो पहला एलोट्रोप है वो है डायमंड। डायमंड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा सुना होगा आपने कि ये लड़का हीरा है, इसी के बारे में कहते हैं कि हीरा है। तो हीरा है मतलब क्या है, बहुत अच्छा। एक्चुअल में कार्बन का जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है, कार्बन का जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है वो डायमंड है। तो इस बात को सबसे पहले नोट डाउन कर ले कि इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म, ठीक है, इसको हम डायमंड कह रहे हैं। अब डायमंड की कुछ खास बातें, इट इज द हार्डेस्ट substance on earth, it is the hardest substance। ठीक है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ये बहुत बेसिक बेसिक जानकारी है जो पहले से पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो मैं फटाफट से बस लिखवा दे रहा हूँ। एक बात कि इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर, इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर। अच्छा, ये हार्डेस्ट क्यों है इसके बारे में पहले बात करते हैं, कंडक्टर के बारे में बाद में बात करेंगे। ये हार्डेस्ट है तो क्या इसका कोई स्ट्रक्चर है जिसके कारण ये हार्डेस्ट बन जाता है? हार्ड होने का रीजन क्या है? इसका स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप नोट डाउन करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर जो होगा कार्बन हाइड्रो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, इट इज गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। तो आपके मन में जो सवाल आ रहा है वो वाजिब है। क्या सवाल आ रहा है कि सर टेट्राहेड्रल कैसा होता है? ठीक, तो वही देखिए पहले। टेट्राहेड्रल मतलब एक कार्बन से, एक कार्बन एटम से चार कार्बन एटम जुड़े होंगे और हर कार्बन एटम से चार कार्बन एटम जुड़े होंगे। कैसे, देखिए, जैसे कि ये एक कार्बन एटम है, ठीक, और इससे मैं तीन कार्बन को नीचे और एक कार्बन को थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ एक कार्बन वहां जोड़ दिया, एक दो तीन कार्बन नीचे जोड़ दिया। ठीक है, तो ये कार्बन कार्बन कार्बन। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इसमें भी ऐसे ही कर दूं, कार्बन कार्बन कार्बन, इसमें भी सिमिलर तरीके से ऐसे कर दिया जाए, कार्बन कार्बन कार्बन, इन द सेम मैनर वी डू हियर आल्सो, कार्बन कार्बन कार्बन। तो आप देख रहे हैं कि हर एक कार्बन से, किसी भी एक कार्बन आइटम को उठा के देख लो, किसी भी एक कार्बन आइटम से उठाकर देखोगे तो आप पाओगे कि चार कार्बन आइटम है जो जुड़े। जैसे इसमें अगर बात करूं, ऊपर एक कार्बन आइटम, इधर 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 चार कार्बन आइटम। यही वो कारण है जिसके कारण इसका स्ट्रक्चर जो है, ये जो स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, इसी कारण ये जो कह रहे हैं कि ये हार्डेस्ट होता है, इतना ज्यादा हार्ड होने का जो रीजन है वो यही है। ठीक है, क्या रीजन है कि ये जो है स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है, एक कार्बन चार कार्बन से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ो, हम बात कर रहे थे इसके कंडक्टिविटी की। तो इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इस पॉइंट को अलग से आप नोट डाउन करें। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो आप इस बात को लिख लें, इट इज
a bad conductor of electricity। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का ये बैड कंडक्टर माना जाता है, एक बुरा कंडक्टर माना जाता है। रीजन क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, ये इसका रीजन है। ठीक है, एक बार दिख रहा है ये? हाँ, ठीक है, दिख रहा है। इसका रीजन क्या है, इस बात को यहाँ पर लिख सकते हैं, नो, पीला दिखेगा नहीं, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, चलो ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल। ठीक है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। अब एक चीज जो कंफ्यूजिंग होता है कई बार, मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि देखिए ये एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये बात सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी होगा। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट इज अ गुड कंडक्टर, और अच्छा खासा हीट करता है ये, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये मैं ये बता रहा हूँ, इसको नोट डाउन करें, ये इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर इसलिए खासकर बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आके कंफ्यूजन होता है। जब हम बैड कंडक्टर सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो ठीक है, हमें याद हो गया कि बैड कंडक्टर, लेकिन वो किस चीज का बैड कंडक्टर? इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर, हीट का थोड़ी। तो इट विल कंडक्ट हीट। ठीक है, इस बात को अलग से लिखें, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो हीट को ही कंडक्ट कर देता है, इसमें कोई समस्या नहीं। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है भाई, तो इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये मैंने आपको बता दिया, स्ट्रक्चर बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है? पानी नहीं, ओके। नेक्स्ट अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, पहले फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। फटाफट से अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? कार्बन के बारे में पढ़ा है, ठीक है, मतलब ठीक ठीक ठीक, चलो भाई आगे बढ़ जाए बढ़ जाए बढ़ जाए बढ़ जाए। कार्बन के बारे में, डायमंड के बारे में स्ट्रक्चर देख लिया। हाँ, इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, जो आपको याद रखना है, वो एक्चुअल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। ठीक है, इस बात को लिखिए। हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जाता है, और वो क्या है? वो है sp3। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, एक सवाल पूछा जाता है, दैट इज क्वेश्चन क्या है वो क्वेश्चन है, फॉल्स डायमंड किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है, इस चीज को भी नोट डाउन कर ले कि व्हाट इज फॉल्स डायमंड। ठीक है, फॉल्स डायमंड किसे कहते हैं? तो उसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए, सिलिकॉन कार्बाइड को कहते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड, इसको हम फॉल्स डायमंड कहते हैं, SiC हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज फॉल्स डायमंड। ठीक है, मतलब नकली हीरा जिसको कहते हैं, हीरे जैसी दिखती है, चमक होती है, लेकिन होता क्या है? तो सिलिकॉन कार्बाइड है। ठीक है, आगे बढ़े, अगले सवाल पे हैं, अगले टॉपिक पे हैं। चलिए भाई, तो हम एलोट्रॉप्स कर रहे हैं, एलोट्रॉप्स में हमने डायमंड के बारे में देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है वो ये कि एक तो ये पूछ लिया, तो जो लेड पेंसिल होती है, जो लेड पेंसिल, ये वाली जो अपनी पेंसिल है, कच्ची पेंसिल जिसको कह रहे हैं, तो ये जो लेड पेंसिल होती है, इसमें जो इसकी निडल होती है वो किससे बनी होती है? तो ग्रेफाइट से बनी होती है। एक तो ये बात। आपसे एक और सवाल पूछा जाता है कि नॉन मेटल होने के बावजूद, नॉन मेटल होने के बावजूद कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कौन सा एलोट्रोप ऑफ कार्बन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है? वो भी आंसर यही है, ग्रेफाइट। ठीक है, तो इस चीज को लिखें। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी का ये एक अच्छा कंडक्टर है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है,
इसके अलावा इसका यूज कहाँ होता है? यूज्ड इन लेड पेंसिल, ठीक है, लेड पेंसिल के निडल में इसका यूज किया होता है, ठीक है। इसके अलावा इसका यूज हम ल्यूब्रिकेंट के तौर पे भी करते हैं, ठीक है, यूज एज ल्यूब्रिकेंट, लिख देता हूँ पूरा, यूज्ड यूज्ड एज लुब्रिकेंट के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं इसका? लुब्रिकेंट के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसको यूज किया जाता है एज अ मॉडरेटर, यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसको मॉडरेटर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सारे यूजेस बता दी, क्योंकि यूजेस से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, यूजेस से ही बनते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इसमें खास तौर पे यूजेस में आपको लिखवा दिया है, ठीक है। अब उन बातों की बात करते हैं जो रीजन को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसमें जो रीजन को एक्सप्लेन करने वाला है वो पहला है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? पहली बात कि इसका स्ट्रक्चर होगा प्लेनर। आपको दिखाते हैं प्लेनर स्ट्रक्चर कहने का क्या मतलब है। ये और ये, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ जो वो कार्बन प्लेनर कहने का मतलब क्या है कि ये एक किसी एक ही प्लेन में होगा, मतलब एक सिंगल प्लेन में, मतलब बोर्ड के प्लेन में है। तो तीनों कार्बन एटम जो है आपको बोर्ड के प्लेन में ही दिख जाएंगे। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये एंगल जो दिस इज 120 डिग्री ईच, ठीक है। 120 120 120 360 डिग्री कोण यहाँ बन जाएगा, मतलब 120 120 120 के तीनों एंगल होंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान दें, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ग्रेफाइट? हाइब्रिडाइजेशन को बताने से पहले स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं। पहली बात तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाइब्रिडाइजेशन, पहले लिख के देते हैं भाई। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ये होगा sp2, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। डायमंड में क्या बताया था हाइब्रिडाइजेशन? sp3 बताया था। अभी से इस बात को याद कर लो, गांठ बांध लो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ कार्बन डायमंड ही ऐसा है, सिर्फ और सिर्फ डायमंड ही ऐसा है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इसके अलावा जितने भी मिलेंगे आगे, आप जितने भी आगे मिलेंगे वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का है। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं पहले। स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर बताने का रीजन क्या है? जब हम कहते हैं कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका रीजन क्या है? ऑफ कोर्स फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे अवेलेबल, तभी ऐसा होता है। तो इसका स्ट्रक्चर आखिर होता कैसा है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे अवेलेबल होते हैं? इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहेंगे। आइए आपको दिखाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन रहने का राज क्या है। There you go. अब आप देख सकते हैं कि यू हैव अ लेयर
दो लेयर के बीच में गैप है जिसमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्रीली अवेलेबल हैं, वो फ्री टू मूव है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, hence it is a good conductor, good conductor of electricity। ठीक है, तो ये ग्रेफाइट के बारे में जानकारी थी। आगे नेक्स्ट हम मूव करते हैं। बिफोर दैट आई विल हैव सम वाटर। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है? इलेक्ट्रॉप्स कर रहे हैं, डायमंड देख लिया है, उसके बाद ग्रेफाइट के बारे में देख लिया है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देख लिया है। अब बात करते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन, फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन, फ्लोरीन इसका स्ट्रक्चर देखिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन इज लाइक द फुटबॉल, ठीक है। इसको हम और भी नाम से जानते हैं, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड, इसको हम बकी बॉल भी कहते हैं। बकी बॉल आल्सो कॉल्ड, पूरा लिख देता हूँ, आल्सो कॉल्ड बकी बॉल कहते हैं इसको, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज बकमिंस्टर फ्लोरीन, ठीक है। तो इस नाम से आपको पेपर में दिख सकता है, इस बात का याद रखेंगे कि दिस इज आल्सो कॉल्ड बकी बॉल, और बकमिस्टर फ्लोरीन भी इसको कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस बात को लिख ले। स्ट्रक्चर जो होगा वो फुटबॉल लाइक होगा। फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज T60, T60 कहते हैं इसको, ठीक है। इसका जो इस्तेमाल है, अच्छा इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो इट इज आल्सो अ गुड कंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये भी जो है इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। इसके अलावा इसमें जो आपको याद रखना चाहिए, एक तो हाँ हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा। इसके अलावा जो फ्लोरीन वाले में और सवाल पूछा जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो 600 डिग्री सेल्सियस होगा। ये एक दो बार एग्जाम में पूछ लिया है, इसलिए आपको बता दे रहे हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो इट इज यूज्ड इन नैनो ट्यूब्स, यूज्ड इन नैनो ट्यूब्स, ठीक है। नैनो ट्यूब्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मतलब नैनो ट्यूब्स कहे या नैनो टेक्नोलॉजी कहे, एक ही बात है, ठीक है, जिसमें इसका इस्तेमाल है, ठीक है भाई। चलिए अब आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा इलेक्ट्रोप, नेक्स्ट इलेक्ट्रोप जो है वो ग्रेफीन। ग्रेफीन, ग्रेफीन जो है इट इज द न्यूएस्ट इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन, जो सबसे नया खोज किया गया इलेक्ट्रोप है वो कार्बन का जो है वो ग्रेफीन। इट इज द न्यूएस्ट, द
एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बहुत जल्द, इसका बहुत पहले खोज नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा देर नहीं हुआ इसकी खोज में। 2000 में इसकी खोज हुई है। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, गिल नाम के एक साइंटिस्ट थे, गिल। इनको इस चीज के लिए नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, इनके लिए नोबेल प्राइज भी इनको दिया गया है, और वो दिया गया है 2010 में। 2000 में इन्होंने इसकी खोज की। मोस्ट न्यूएस्ट है एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ठीक है, और गिल नाम के एक साइंटिस्ट ने की, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है। ठीक है, अच्छा, इसका ये भी एक अच्छा कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का ये एक अच्छा कंडक्टर है। इसके अलावा इसमें और क्या है जो जानने लायक है? इट इज हार्डेस्ट आर्टिफिशियल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ठीक है, तो अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़ा है मैं एक बार फटाफट से बता देता हूँ, उसके बाद आज के टॉपिक को, आज के सिलेबस को, आज के सेशन को एंड करेंगे। ठीक है, कार्बन एंड कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में जाना, वाइटलिटी ऑफ थ्योरी भी कहते हैं इसको, और इसको काटा इनके ही स्टूडेंट बोलर नाम के एक साइंटिस्ट ने। यूरिया बनाया था, यूरिया का स्ट्रक्चर बताया, कार्बन के बारे में आपको बताया, कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में उसके बाद हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने डायमंड के बारे में पढ़ा, डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, ये सारी चीजें आपको बताई। ग्रेफाइट के बारे में बता दिया गया, इसके अलावा ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर भी बताया, फ्लोरीन इसके बारे में आपको बताया है, और फिर ग्रेफीन जो कि सबसे नया एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, इसके बारे में बताया। तो आज के सेशन में इतना ही है, आज के सेशन को यहीं पे अंत करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।